हेलो स्टूडेंट, आनिशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्वेश्चन आंसर, राइट। आज हम करेंगे सेल्फ एनालिसिस। किसने कितना अच्छे से पढ़ा है वो आज आप खुद ही समझ जाएंगे। कितने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, कहाँ हम अटक रहे हैं, ये देखेंगे आज हम क्वेश्चन आंसर के आधार पर। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, वहाँ पर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप वापस से क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कहाँ आपने नोट्स बनाने में कुछ गलती करी है या फिर हमने कुछ चीज़ों को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। सो प्लीज़ आप क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट्स। क्या बोला है, क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, नॉट अ फीचर ऑफ किसका नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोले तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर एटीपी, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा फीचर जो है यहाँ पर नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम देखेंगे ऑप्शन को वन बाय वन। फर्स्ट है अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। नॉन सेलेक्टिव, क्या ये बात सही है? देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं बेसिकली पंप की बात करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया हमारा, कैल्शियम पंप हो गया हमारा, आयन पंप हो गया, ठीक है, आयोडीन पंप हो गया। तो ये पंप नाम बोल रही हो, देखो कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम पंप, तो हम कुछ मॉलिक्यूल को पर्टिकुलरली इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें सेलेक्टिव प्रोसेस की ज़रूरत पड़ रही है, हमें सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये नॉन सेलेक्टिव हो। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, रिलेट नहीं कर रहा है। अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, डेफिनेटली होगा, तभी तो पोटेशियम और सोडियम का पंप हमने बनाया है। रिक्वायर्स एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट मीन्स ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि ये वाला भी रिलेट कर रहा है, ये वाला भी रिलेट कर रहा है ऑप्शन, और ये वाला भी रिलेट कर रहा है। नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कौन सा फीचर जो है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है, इट इज नॉट सेलेक्टिव। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा हमारा, बी आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। लास्ट पार्ट हमने फ्लोएम के ऊपर पढ़ा, हमसे पूछा गया है जो शुगर का फ्लो है, ठीक है, शुगर का जो कंडक्शन हो रहा है फ्लोएम में, उसका मूवमेंट क्या है, बाई डायरेक्शनल, नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवार्ड, डाउनवार्ड। तो बच्चों देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, यदि बाई डायरेक्शनल तो है, राइट, हमने बात कर ली थी, फ्लोएम में फूड का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल है, ये अपवार्ड भी होगा एंड डाउनवार्ड भी होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? दोनों आएगा। तो यहां पर हमें अपवार्ड और डाउनवार्ड अलग अलग दे रखे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। बाई डायरेक्शनल इज अ करेक्ट आंसर। डन? एनी डाउट? वैसे तो देखते ही पता लग जाना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए थोड़ा सा हमें बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम में हम वाटर का कंडक्शन करते हैं, लेकिन क्या हम वाटर का ही कंडक्शन करते हैं? आपकी एनसीईआरटी के 174 पेज नंबर पे, मतलब आप बुक को ओपन करोगे, है ना, मान लीजिए बुक मैंने ऐसे रख रखी है, ठीक है, तो बुक आप ओपन करोगे तो इस पेज पर, यानी कि मैं बुक ऐसे ओपन करूंगी तो मेरे इस पेज पे, राइट हैंड साइड पेज पर 174 पेज नंबर पे आपको एक लाइन मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है जाइलम का कंडक्शन, ठीक है, जाइलम का कंडक्शन, आई थिंक लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा। तो जाइलम का कंडक्शन लिखा हुआ है पूरा, अच्छा, उसी के जस्ट नीचे फ्लोएम का कंडक्शन भी लिखा हुआ है। तो जाइलम वाटर, मिनरल सॉल्ट, सब ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन का कंडक्शन करते हैं। तो ए इज अ राइट आंसर। देखो सीधा सीधा एनसीईआरटी से लाइन उठ के आ रही है बच्चों,
इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो बिना कंटेंट के भी आपको पढ़ा सकती हूँ। क्यों ज़रूरी है आपको एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठना, या मैं क्यों इतना सारा लिख करके लेकर आती हूँ, क्यों इतनी सारी स्लाइड्स बनाती हूँ कंटेंट की, ताकि आप एनसीईआरटी की कोई लाइन आ जाए तो उसका मीनिंग आ जाए तो आप समझ सकते हो कि नहीं उसमें हमने ये समझा था। इज दैट क्लियर? स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय। टेम्परेचर हमने देखा था, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, अफेक्ट होता है। लेकिन हमने गैसेस की बात नहीं करी थी, गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो प्लांट है उसको क्या अपटेक करना होता है, CO2 अपटेक करना है। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से भी स्टोमेटा क्या होगा, अफेक्ट होगा। O2 के कॉन्सेंट्रेशन से नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिलीज कर रहा है, उसको क्या मतलब है O2 से, लेकिन CO2 से मतलब है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, लाइट से अफेक्ट होगा, हमारी CO2 से अफेक्ट होगा, लेकिन O2 कॉन्सेंट्रेशन से हमारा स्टोमेटा अफेक्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर इज O2 कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्सॉर्प्शन, यही सीधा आंसर आ गया है, यही सीधा। जिसने एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ये वाला वर्ड सीखा होगा मेरे वाले वीडियो में, वो इजीली एड्सॉर्प्शन देखते ही आंसर कर देगा। द एड्सॉर्प्शन right of water by hydrophilic compound like cellulose pectin in root hair cell wall is called as, क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, हम सरफेस से वाटर का एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं। किसमें पढ़ा था हमने, इम्बाइबिशन में, राइट। तो आंसर हमारा बी होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज ओपनिंग द स्टोमेटल अपर्चर, यानी कि अपर्चर यानी कि हमारा स्टोमेटल पोर, कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो पोर को ओपन करा दे, लाइक पोर, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है, ये हमारी थिक गार्ड सेल है इनर वाली, और जो बाहर वाली है वो हमारी थिन है, राइट। अब हमें स्टोमेटा को ओपन कराना, भी क्लोज है, ओपन कराना है, ठीक है। तो डिक्रीज इन जो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल है, बिल्कुल भी नहीं, टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तब वो स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। तो रेडियल ओरिएंटेशन याद करो, जब हमने हमने बोला था माइक्रोफिब्रिल की हमारे पास रेडियल ओरिएंटेशन है। रेडियल ओरिएंटेशन क्यों बोला था, ताकि ये पोर जो है वो ओपन हो सके। तो दैट मीन्स ये वाली जो बात है रेडियल ओरिएंटेशन, ये क्या करता है, स्टोमेटल पोर को ओपन करने में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडनल तो हो ही नहीं सकता, लॉन्गिट्यूडनल होगा तो कैसे स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच नहीं होगा तो जो टर्जिडिटी है वो भी नहीं बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी गलत है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो डेफिनेटली राइट आंसर इज बी। रेडियल माइक्रोफिब्रिल ओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा, स्टोमेटल अपर्चर हमारा ओपन होने में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, वाटर पोटेंशियल का साइन क्या है बच्चों, राइट, वाटर पोटेंशियल का साइन। अब हमें बताना है कि प्योर वाटर के लिए 0 है, ठीक है, फॉर प्योर वाटर वाटर पोटेंशियल इज 0। वाई? क्योंकि प्योर वाटर है तो कोई भी सॉल्यूट उसके अंदर नहीं है, सॉल्यूट नहीं है दैट मीन्स पूरा का पूरा प्योर वाटर है, प्योर वाटर है दैट मीन्स फ्री मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? जैसे ही सॉल्यूट बनाओगे तो वाटर पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? सो द वाटर पोटेंशियल इज ऑफ प्योर वाटर इज 0, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास सेल रखी हुई है जो कैसी है, प्लाज्मोलाइज्ड है, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है।
यानी कि पिचकी हुई है। तो सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों? हाइपरटोनिक। ठीक है, वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है, सेल पिचक रही है, सिंकअप हो रही है। अब हमें क्या पूछा है कि प्लाज्मोलाइज सेल को डीप्लाज्मोलाइज करना हो, यानी कि उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज करनी हो, तो किस में रखोगे बच्चों? रखोगे किस में? प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था हमने, इसको यदि मैं हाइपोटोनिक या फिर हमारा प्योर वाटर में रख दूं तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्जिड। सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। तो आंसर इज प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, हमने पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वापस से हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। रूट प्रेशर है बच्चों, ठीक है। रूट प्रेशर किसके द्वारा होता है? सीधा सीधा सा आंसर है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी लगेगी तो कौन सा होगा? सिम्प्लास्टिक होगा। सेल टू सेल जाना पड़ेगा, पैसे हमको देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? राइट। स्लो होगा, किस में देखा जाता है? रूट प्रेशर में। डन। इन अ रिंग गर्डल प्लांट, याद करो गर्डल इफेक्ट हमने पढ़ा था, गर्डल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसको मेलपीगी साइंटिस्ट ने दिया था। बार्क को काट दिया था, जिससे पता लगा कि फूड का कंडक्शन फ्लोएम के द्वारा हो रहा है शूट से रूट में। सबसे पहले कौन मर रहा था? क्योंकि फूड जो है वो रूट तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इन अ रिंग गर्डल प्लांट द रूट डाइज फर्स्ट, बेचारी रूट मर जाएगी जल्दी, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट बाय, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रूट प्रेशर हो रहा है, वाटर राइज हो रहा है, ठीक है, वाटर राइज हो रहा है। हमने क्या बोला था कि हम दो मेथड पढ़ रहे हैं जिससे कि वाटर अप आ रहा है, राइट, अप टू द प्लांट जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पुशिंग पुलिंग कैसे होगी। सबसे अच्छी बात बताऊं तुम्हें, ट्रांसपिरेशन में हमने ट्रांसपिरेशन पुलिंग पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसपिरेशन दे रखा है, यहाँ पर पुशिंग गलत, यहाँ पर पुशिंग गलत, पुलिंग गलत, क्योंकि आगे जो रूट प्रेशर है उसके बारे में अपवर्ड बोला है, गलत। तो पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, जो पुलिंग होगी वो ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा और जो रूट प्रेशर होगा उसमें हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा पुशिंग। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर कब से डेवलप, कैसे डेवलप होगा? दो बार आ गया है, दोनों ईयर के अंदर अलग अलग। एक्टिव एब्जॉर्प्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट? स्टोमेटल मूवमेंट के लिए अभी सबसे जो इनिशियल लेवल पे, देखो 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टाइम पहले का नहीं है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था रिसेंटली क्या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बोला गया है, क्या चीज़ें देखी गई है जिससे हम स्टोमेटल मूवमेंट को बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। क्यों बोला ऐसा? आपको पता है कि जो स्टोमेटा, समझ लो अच्छे से, ठीक है। हमने बोला कि जो स्टोमेटा है उसके अंदर ओपन क्यों होता है? CO2 को अपटेक करने के लिए, ठीक है। क्लोज कब होते हैं? वाटर का ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए, राइट। तो यानी कि जब पोटेशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम आयन जो हमारा होता है, तो पोटेशियम की वजह से जो इनफ्लक्स और इफ्लक्स होते हैं उसकी वजह से स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं। इज दैट क्लियर? डन। चलिए, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमें प्रोटीन काम नहीं आ रहा है? हमने पढ़े थे डिफ्यूज़न में सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में हमारे पास प्रोटीन काम आ रहे थे। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में हमारे पास आ रहा था करियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, है ना। और जो हमारा
एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारे पास पंप काम आ रहे थे, तो ऐसा कौन सा डिफ्यूजन बचा? केवल सिंपल डिफ्यूजन ऐसा है जिसके अंदर प्रोटीन के द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो राइट आंसर हमारा सिंपल डिफ्यूजन, राइट। स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन। बच्चों आप ये सोचोगे कि स्टोमेटा जो है रात को ओपन, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं था, क्योंकि स्टोमेटा तो हमें नून टाइम में हमने बोला था, क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है, लाइट इफेक्ट करती है। लेकिन याद करो हमने टेम्परेचर की भी बात करी थी, ठीक है, टेम्परेचर की बात करी थी। जीरोफिटिक कंडीशन में ड्राई कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है रात में, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बात गांठ बांध लो, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ना स्टोमेटा, वो किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। यदि रात है, ठीक है, और रात को टेम्परेचर हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब भी स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन होंगे, तब भी स्टोमेटा ओपन होंगे। कौन सी कंडीशन होगी? जीरोफाइट वाली कंडीशन, ड्राई कंडीशन होंगी, तो डेफिनेटली जो जीरोफिटिक प्लांट होंगे उसमें स्टोमेटा रात को ओपन रहेंगे, ना कि हाइड्रोफाइट्स में तो ज़रूरत ही नहीं होती कि पानी बाहर है आराम से, ठीक है, मीजोफाइट्स में नून टाइम में होंगे। सो हमारा आंसर कहाँ गया? सक्यूलेंट्स प्लांट्स, यानी कि जो फ्लैशी प्लांट है, जैसे कि हमारे कैक्टस हो गए, ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड। अब अपवार्ड मूवमेंट पूछा है, रूट से स्टेम की तरफ कौन सा जाएगा? सकिंग, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसलोकेशन एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो अपवार्ड बोला है, ओनली अपवार्ड मूवमेंट। यदि अपवार्ड और डाउनवर्ड एक साथ बोलते तो शायद मैं ट्रांसलोकेशन पे टिक कर देती, ठीक है, लेकिन हमसे सिर्फ अपवार्ड मूवमेंट पूछा है, तो एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप कहाँ पर देखने को मिलती है? जाइलम में, और जाइलम में जो वाटर का कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट मीन्स अपवार्ड, रूट से स्टेम की तरफ, राइट। तो आंसर आ जाएगा एसेंट ऑफ सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। जो अदर एपिडर्मल, हमने पूरा एपिडर्मल सेल्स बनाया था, ठीक है, एपिडर्मल सेल में गार्ड सेल डिफरेंट क्यों है? उसके पास क्या होता है? क्या उसके पास साइटोस्केलेटन होता है? क्या उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्या उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट? गार्ड सेल एक ऐसी सेल है एपिडर्मल टिश्यू सेल्स में जहां पर उसके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। हमने जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था तो उसमें वहां पर बोली थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। गटेशन हमने कहाँ पढ़ा था? रूट प्रेशर के अंदर, ठीक है, गटेशन जो कि क्या हो रहा था? मोनोकॉट्स के अंदर हो रहा था। हमारी एक स्पेशल सेल्स होती थी जिसको हमने हाइड्रोथॉट्स बोला था, उसमें से क्या हो रहा था? वाटर निकल रहा था। तो गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन इज। जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात करी थी कि टेम्परेचर, ठीक है, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो नाइट में भी स्टोमेटा ओपन होगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो टेम्परेचर होता है, ना कि लाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि टेम्परेचर ज़्यादा है और डार्क है, यानी कि रात है, ठीक है, मैं वापस बता देती हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन नाइट है, तो भी हमारे स्टोमेटा जो हैं ओपन होंगे, राइट। यदि टेम्परेचर कम है और डे टाइम है, यानी कि लाइट है, तो भी हमारे स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो यानी कि लाइट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। विंड में मैंने बोला था जब तेज चलेगी तो क्लोज होएंगे, तो यानी कि इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो भी हम ओपन क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन टेम्परेचर में रात हो दिन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन हो गई, चाहे कुछ भी कर लो। यदि दिन है और स्टोमेटा जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर क्या होगा? सबसे ज़्यादा रेगुलेटिंग करता है ट्रांसपिरेशन को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे कैरेक्टराइज होगा? रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। हाईली सेलेक्टिव है, बिल्कुल सही है। एटीपी की जरूरत पड़ रही है, तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन प्लांट ड्यू टू, ग्लूकोज हमारा प्लांट में स्टोर्ड क्यों नहीं होता, मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर्ड होता, क्यों हमें स्टार्च की फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ता है, वाई। आपने देखा था जब हमने फ्लोएम में फूड कंडक्शन करवाया था तो ग्लूकोज सॉर्ट्स में बना था, फिर वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल किया था और वो सिंक में जाकर के स्टार्च के रूप में या सेलुलोज के रूप में क्या हो गया था, स्टोर्ड हो गया था। ऐसा क्यों, ग्लूकोज ही क्यों नहीं। तो बच्चों जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, सेंसिटिव होता है और मतलब एक्टिव ऑस्मोटिकली होता है ग्लूकोज। तो वो क्या करता है, सेल सेप को डिसॉल्व करता है, इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। यही रीज़न है कि इंक्रीज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो इनएक्टिव ऑस्मोटिकली स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। इज दैट क्लियर। तो आंसर आएगा हमारा इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। यही रीज़न है कि ग्लूकोज जो है उसके रूप में हमारे पास भोजन स्टोर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम पंप इन अ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब सोडियम पोटेशियम पंप हमने ना पढ़े हो, लेकिन पंप का नाम हमने देखा था। पंप हमने किस में देखे थे, देखो करियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात करी प्रोटीन की पंप के रूप में, राइट। तो ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, आंसर आएगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल हेल्प इन। गार्ड सेल किसके अंदर हेल्प करती है, ट्रांसपिरेशन में, गटर्शन में, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग में। सीधी सी बात है, ट्रांसपिरेशन में गार्ड सेल हेल्प करती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इन सीव ट्यूब मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय। जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक सोल्यूट का सीव ट्यूब सेल के अंदर, वो कैसे होता है, क्या वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होता है, क्या वो रूट प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, या वो पी प्रोटीन की वजह से होता है। पी प्रोटीन हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने सीव ट्यूब सेल के अंदर जो हमारा कंपेनियन सेल था और जो सीव ट्यूब प्लेट टूट गई थी, उसको क्या भेज रहा था, वो पी प्रोटीन भेज रहा था ताकि वो क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। याद आ गया पी प्रोटीन के बारे में। मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ करियर एंड एटीपी, राइट। एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, मास फ्लो चाहिए, तो राइट आंसर इज डी। दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होती है, क्या हार्मोनल चेंज होते हैं गार्ड सेल में, क्या टर्गर प्रेशर चेंज होता है, या गैसेज एक्सचेंज होते हैं, या रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने बात करी थी टर्गर प्रेशर की, ठीक है। टर्गर प्रेशर जो होता है उसकी वजह से जो है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं बच्चों, राइट। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, लोड किया है हमने, ठीक है। इंक्रीज द शुगर इन फ्लोएम, फ्लोएम शुगर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल, फ्लोएम सेल का इलोंगेशन की वजह से। सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का सेपरेशन हो जाए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर, इसकी वजह से हो जाता है, नहीं। इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, शुगर बहुत सारा हो जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाई टर्जरिटी जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसडक्शन ट्रांसलोकेट हो जाता है टू द सिंक, राइट। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, राइट। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ जिसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, ये पूरे चैप्टर जो भी हमने पढ़े हैं पूरा रिवाइज कर लो, क्वेश्चन आंसर कर लो, पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन कर लो, ताकि जब नए चैप्टर में जाएं तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और जब भी आपको बच्चों को रिलेशन करना हो तो ये जो चैप्टर जो मैंने एक साथ कराए हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है, अनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल, ये चारों चैप्टर एक साथ पढ़ना जब भी पढ़ो, ठीक है, ताकि चीज़ें स्टार्टिंग से तुम्हें लास्ट तक एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, टिश्यू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता लग जाएगा, राइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।